लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में एक छोटे से कार्यक्रम में आपको एक अद्भुत चीज़ बताने वाला हूँ। आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और आइए आज शनि के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। बैठे बैठे कभी कभी क्यों नहीं सोचते आप लोग, या सोचते ही होंगे कि रावण में और हम लोगों में कोई विशेष फर्क है क्या? जरा विचार करके देखिएगा। उसके पास भी तो लोभ था, उसके पास भी तो मोह माया थी, वो भी तो वासनाओं से जकड़ा हुआ था, वो भी तो बड़ा क्षुब्ध रहता था, वो भी तो घमंड रखता था, और उसके ये सब दुर्गुण ही तो थे। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब उसमें थे। और क्या आप में नहीं है या मुझ में नहीं है? तो अगर है तो जरा विचार करिए कि क्या हम और आप रावण से कम हैं क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली का चौथा भाव सांसारिक सुखों का होता है। यहां से हम अपने कुटुंबजनों के साथ बिताए गए पलों के बारे में विचार करते हैं। मतलब चौथा भाव माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, बेटे बेटियां, घर, कुटुंब, आसपास, पड़ोस, समाज, प्रतिष्ठा, मित्र, जन, सबके साथ बिताए गए पलों का भाव होता है। और वहाँ पे अगर वहाँ का अधिपति, जैसे यहाँ पे आपकी कुंडली में जो भी अंक लिखा हो 1 से लेकर के 12 तक, 12 राशियों में से अगर किसी भी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के चौथे भाव में हो रहा है, और अगर चौथे भाव के अधिपति, चौथे भाव के जो अधिपति, चौथा भाव ये, पहला भाव ये, 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे गिना, इसलिए चौथा भाव। तो चौथे भाव में 1 से लेकर के 12 तक जो भी राशियों का निर्माण हो रहा हो, अगर 1 नंबर लिखा तो मेष, ये कई बार बताता हूं, 2 लिखा तो वृषभ यानी कि शुक्र, 3 लिखा तो बुध मिथुन राशि के अधिपति, और 4 लिखे तो चंद्रमा को देखना है। 5 अगर लिख जाए तो समझ लीजिएगा कि उसके अधिपति सूर्य हो गए, और 6 तो फिर से बुध वापस घूम के आ गए, उसको देख लीजिए। 7 अगर बैठ जाए तो शुक्र को ढूंढ लीजिए कि वो कहाँ बैठा है कुंडली में, और 8 अगर मिल जाए तो मंगल को देखना होगा। 10 और 9 क्रमशः देव गुरु बृहस्पति को पता लगाइए कि वो कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, और 10 और 11 पे शनि को ढूंढना होगा, और 12 में फिर से वापस आकर के मीन राशि बन जाती है, तो यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति। तो अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव के अधिपति, जरा गौर करिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, चौथे भाव के अधिपति का नक्षत्र, नक्षत्रों की बात करता हूं, चौथे भाव के नक्षत्र जो अधिपति बनते हैं, वो नक्षत्र का जो अधिपति या चौथे भाव के जो अधिपति हों, वो जिस नक्षत्र में बैठे हों, अगर वो नक्षत्र कहीं से भी छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव से संबंध बनाता हो, या छठे भाव के अधिपति जिन नक्षत्रों में बैठे हों उसके अधिपति छठे में बैठे हों, 8वें में बैठे हों, 12वें में बैठे हों, या फिर छठे भाव के अधिपति, छठे भाव के, चौथे भाव के अधिपति, क्षमा करिए, चौथे भाव के अधिपति छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हों, या फिर छठे भाव के अधिपति 8वें भाव और 12वें भाव के अधिपति यहां चौथे भाव में आ जाते हों, या किसी भी तरीके से चौथे भाव के अधिपति का संबंध छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति के साथ हो, चाहे वो परिवर्तन का ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये कुहू योग का निर्माण करता है। और ऐसी स्थिति में जहां व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसी स्थितियां कुंडली में बनती हों, तो व्यक्ति को सुख के लिए, समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, शांति के लिए, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए, अपने भवन में निवास करने के लिए किराए के मकान में रहना पड़ता है। ये बात मैंने कुहू योग में भी बताई है।
पर उसके बाद इसमें एक बात और जुड़ने वाली है कि अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव के अधिपति कमजोर होते हों, यानी कि वो अस्त होते हों, विकल होते हों, खल हो करके बैठे हों, कुंडली में दुष्ट के तरीके का प्रभाव देते हों, दो दो पाप ग्रहों के बीच में बैठे हों, शनि मंगल राहु केतु उनके दोनों तरफ बैठे हों, या फिर वो लग्न कुंडली में ही पापकर्त्री के बाद कमजोर अवस्था को धारण करके बैठे हों, जैसे मृतप्राय हों या वृद्ध होकर के बैठे हों, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुखों का भोक्ता नहीं बनने देता है। अगर आपके पास ये सोचते हैं ना कि जीवन पर्यंत तो कमाता रहा पर अपनी मकान और अपने भवन का सुख नहीं भोग पाया, या फिर जब जब भी प्रयास करते हैं भवन खरीदने का कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है, कोई ना कोई मुश्किलें आ जाती हैं, तो जरा आपने चौथे भाव को देख लीजिएगा। चौथे भाव का कमजोर होना, चौथे भाव के अधिपति के कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुखों का भोक्ता व्यक्ति कम बन पाता है और उसके पास सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है। अगर जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिकवादी अपने आप को भौतिकता से युक्त रख करके और उसके संवर्धन की बात जहां कहीं भी होती हो, तो निश्चित रूप से आपको अपने जन्म कुंडली के चौथे भाव का दर्शन कर लेना चाहिए। और चौथे भाव के अधिपति का संबंध अगर कहीं से भी किसी कमजोर ग्रह के साथ बन रहा हो, या नीच के होकर के बैठे हों, या विकल होते हों, तो निश्चित रूप से आपको जीवन पर्यंत काम के लिए, सुख के लिए भौतिकवादिता के चंगुल से छोड़ने वाला होता है। मतलब वो व्यक्ति को थोड़ा काम के लिए, या फिर हो सकता है कि उसको नौकरी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता हो, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के उसे व्यवसाय करना पड़ता हो, माता पिता से दूर रहना पड़ता है, अपने पति पत्नी दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, अपने ही बच्चों से कई बार उसे विकलता मिलती है, ये बातें बनती है। और एक बात बताऊं, एक बात और है, इसको भी सुनते जाइए। अगर चौथे भाव के अधिपति कमजोर हुए, छठे, आठवें, 12वें भाव के अधिपति के साथ नीच हुए, अस्त हुए, मृतप्राय, कमजोर या ऐसी स्थितियां उनके साथ बन रही हैं, प्रायः वो कहीं से भी अलग दिख रहे हों, या चौथा भाव बिल्कुल खाली हो, यहां पे कोई भी ग्रह देख न रहा हो और एकमात्र शनि वहां पे बैठे हों, तो बुढ़ापे को कष्टमयी बनाते हैं। और ये प्रायः रोगों के साथ व्यक्ति के जीवन को रखते हैं। रोगों के साथ उनका संबंध प्रायः अन्योन्याश्रय संबंध हो जाता है। एक बात और है, वो भी बताता हूं। जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर शनि बैठे हों तो ये इशारा करते हैं कि व्यक्ति को अपना बैलेंस किसी को बताना नहीं चाहिए, और समाज में थोड़ा बच बचा करके मुश्किलें पैदा करती हैं ये चीजें। बच बचा करके रहने का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा भरोसा किसी पे करने से पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। जिसके साथ भी व्यवसाय कर रहे हों, जो पार्टनर आपका बनता हो, जिसके साथ संबंध बनाने जा रहे हों, जिसके साथ मिलकर के व्यवसाय करने जा रहे हों, उसके साथ कुंडलियों का मिलान जरूरी होता है। अब यहां पे जब शनि बैठेंगे तो ऋण में डाल के रखेंगे, आलस्य देते हैं, प्रमाद देते हैं, कुंठा देते हैं, शत्रुओं का साथ और संग देते हैं। सातवीं दृष्टि से आपके दसम स्थान को देखते हैं तो काम में तो फिर भी रखते हैं ठीक ठाक, पर लग्न को भी देख लेते हैं। इस वजह से आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर देते हैं। व्यक्तित्व को जितना निखर करके सामने आना चाहिए उतनी वो उसमें प्रबलता नहीं देते हैं, ये बात भी बनती है। तो चौथे भाव के शनि का प्रभाव जरा विचार करने वाला होता है। यहां पे आपको अपने बैलेंस को हमेशा बचा करके अपने बारे में और अपने बैलेंस के बारे में न तो किसी को बताना होता है और न ही किसी पे भरोसा करना होता है। चौथे भाव के शनि जहां रोग के नियंता और रोग को देने वाले होते हैं, परेशानियों को जीवन में लाने वाले होते हैं, वहीं पे वो ये भी इशारा करते हैं कि अपने निकट लोगों के साथ कितने खुले दिल का होना जरूरी है। और एक बात जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर शनि बैठे हों तो निश्चित रूप से आपको किसी से भी संबंध बनाने से पहले और भरोसा करने से पहले उसे ठोंक ठोंक करके देख लेना चाहिए। आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? इस संसार में 2 प्रकार के निष्ठा को भगवान के द्वारा बताया गया है। पहला ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करता है, और जो कर्म योगी है वो अपने कर्म के बल पर और अपने कर्म योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जरा विचार करिए, आपकी और हमारी स्थिति
किस योग के अंतर्गत आती है। मुझे पूरा भरोसा है ये किसी के अंतर्गत नहीं आती। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।